फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट कहां करें और कितना करें, जानेंगे इस वीडियो में। हमारे पास इन्वेस्टर्स के जो क्वेरीज आते हैं, अगर उसमें से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्वेरी किस टॉपिक के रिलेटेड होता है, तो होता है डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड। देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगर किसी को इन ऑप्शंस के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत है। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स को ही देखें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आपके पास थीमेटिक फंड है, सेक्टर फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, वैल्यू फंड है, ईएलएसएस फंड है। तो इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जानना होगा कि ये जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसका मतलब क्या होता है। दैट इज़, अगर हम इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा। देखिए, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप भी आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड या फिर कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते क्या हैं। तो देखिए, लार्ज कैप के स्टॉक्स इंडिया में जो मार्केट कैप वाइज 100 स्टॉक्स होते हैं, टॉप 100 स्टॉक्स, जो कि सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उन्हें ही हम लार्ज कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। और इसके बाद का जो 150 स्टॉक्स होता है उसे हम मिड कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। तो लार्ज कैप से ऑफकोर्स मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं वो साइज वाइज छोटे होंगे, इनका बिजनेस थोड़ा छोटा होगा। और उसके बाद के जो 250 स्टॉक्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल कैप के स्टॉक्स का जो बिज़नेस होगा वो सबसे ज़्यादा छोटा होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा बिज़नेस होगा लार्ज कैप के स्टॉक्स का, इसीलिए वहाँ पे जो रिस्क होता है, रिस्क देखिए इक्विटी में सभी जगह है, लेकिन रिलेटिवली लार्ज कैप के स्टॉक्स में रिस्क थोड़ा कम होता है। उसके बाद मिड कैप में जाएंगे तो मिड कैप लार्ज कैप से थोड़ा छोटा हुआ, तो यहाँ पे रिस्क और बढ़ गया। और जब आप स्मॉल कैप में जाएंगे तो ये तो सबसे ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पे जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। लार्ज कैप के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 20% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लार्ज कैप के फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, लार्ज कैप के स्टॉक्स में। तो यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स रिलेटिवली कम रिस्की होते हैं क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होता है यहाँ पे, इसीलिए लार्ज कैप के जो फंड्स होते हैं उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिलेटिवली कम रिस्की माना जाता है। मिड कैप के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मिड कैप के फंड्स हैं वो लार्ज कैप के फंड्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप के फंड्स के मुकाबले कम रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है साइज़ बहुत छोटा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए स्मॉल कैप के फंड्स को भी बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। लार्ज और मिड कैप के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप के स्टॉक्स में और एटलीस्ट 35% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 30% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में भी मिड कैप स्टॉक्स का अच्छा एक्सपोजर होता है, इसीलिए लार्ज कैप के फंड्स के मुकाबले इन फंड्स को ज़्यादा रिस्की माना जाता है। फ्लैक्सी कैप फंड्स तो नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि मार्केट कंडीशन के अनुसार वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में
किसी भी प्रपोर्शन में एलोकेशन ले सकता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लार्ज कैप में इतना करना होगा इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में इतना करना होगा या फिर स्मॉल कैप में करना होगा। मल्टी कैप फंड्स, यहाँ पे टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप के स्टॉक्स में, एटलीस्ट 25% मिड कैप के स्टॉक्स में और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और बाकी का जो 25% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है वो 50% या उससे ज़्यादा होता है, इसीलिए मल्टी कैप फंड्स को भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना जाता है। नाउ हम जान लेते हैं कि अभी जिन भी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में हमने जाना, उसमें अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें किस टाइम पीरियड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दैट इज़ कितने सालों के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही जान लेते हैं किन कैटेगरीज के जो फंड्स हैं उसमें हम किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लार्ज कैप फंड की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स जरूर रखें। इनफैक्ट किसी भी प्योर इक्विटी फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स जरूर रखें। देखिए, जैसे जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाते जाएंगे इक्विटी में, वैसे वैसे रिस्क कम होता जाएगा और अच्छे रिटर्न आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप होराइजन कम करते जाएंगे वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इसीलिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स जरूर रखें। लार्ज कैप के फंड्स में अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इक्विटी है, किसी तरह की कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन पास्ट में देखा गया है कि रफली 12 to 14% के आसपास का रिटर्न लॉन्ग टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा रखें और वहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन अबाउट 15 to 16% के आसपास रखें। स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा जरूर रखें और वहाँ पे भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन अबाउट 15 to 16% के आसपास का रखें। देखिए, जो भी मैं ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स एक तो ये अप्रॉक्स है और ऊपर से ये लॉन्ग टर्म का है। देखिए, अभी अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के फंड्स का रिटर्न्स देखेंगे तो अभी आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपको लग सकता है कि रिटर्न तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे जो रिटर्न मैं बता रहा हूँ तो बहुत कम है। वो इसलिए है क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट इसी तरह से तेज़ी के साथ ऊपर नहीं जाता है, कई बार ये नीचे भी जाएगा। तो अभी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, इसीलिए आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप इसे एवरेज आउट करेंगे तो इस तरह का रिटर्न नहीं दिखेगा। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में तो आइडियली हमें रफली आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का रिटर्न वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर फ़िलहाल का रिटर्न देखकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप सोचेंगे लार्ज कैप में भी मुझे 40% का रिटर्न मिलेगा, मिड कैप स्मॉल कैप में 50-60% का रिटर्न मिलेगा, तो देखिए लॉन्ग टर्म में इस तरह का रिटर्न सस्टेनेबल नहीं है। लार्ज और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 7 या 8 ईयर से उससे ज़्यादा का रखें, क्योंकि यहाँ भी मिड कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर ज़्यादा है। यहाँ भी अबाउट 14-15% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड्स, यहाँ पे देखिए फ्लैक्सी कैप फंड जनरली 2 तरीके के आपको मिलेंगे। एक फ्लैक्सी कैप होगा, वहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा, मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर काफ़ी कम होगा। तो अगर इस तरह का फ्लैक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन सफिशिएंट है। यहाँ भी अबाउट 14-15% के आसपास का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वैसे फ्लैक्सी कैप फंड के लिए जाना चाहते हैं जहाँ की लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर ऑफ कोर्स है, लेकिन साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, तो वहाँ का इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको 7-8 ईयर्स का जरूर रखना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा का रखना चाहिए। और वहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन अबाउट 15-16% का आसपास रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। मल्टी कैप फंड्स भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो वहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ भी आइडियली हमें इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा रखना चाहिए और यहाँ भी अबाउट 15-16% का आसपास रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आप में से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर करना चाहते हैं। तो देखिए, सेक्टर और थीमेटिक फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% किसी पर्टिकुलर थीम या सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाइक सेक्टर क्या हो गया, लाइक IT सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। यहाँ पे तो अगर कोई IT सेक्टर का फंड है तो वो एटलीस्ट 80% IT सेक्टर के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आइडियली वैसे इन्वेस्टर्स को ही यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे उस पर्टिकुलर थीम या फिर सेक्टर का अच्छा आइडिया है
या फिर आप किसी ऐसे एक्सपर्ट से हेल्प ले रहे हैं जिसको इन चीज़ों के बारे में पता है। अगर आपको एज ए इन्वेस्टर इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है और आप किसी का हेल्प भी नहीं ले रहे हैं, तो आइडियली हमें इस तरह के कॉन्सेंट्रेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। हमारे लिए जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा होगा। अभी तक हमने डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में जान लिया, ये भी जान लिया कि अगर किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरह का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, मिनिमम कितने सालों तक हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह का रफली रिटर्न एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। नाउ हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली किस फंड में, किस कैटेगरी के फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, एक तो इन्वेस्टमेंट होराइजन के थ्रू आपको पता चल जाएगा और दूसरा है रिस्क प्रोफाइलिंग से। तो एज ए इन्वेस्टर जब भी आप किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में या फिर किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें तो उससे पहले अपना रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर कर लें। रिस्क प्रोफाइलिंग देखिए बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट phronesis.com पे भी फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में हमने डिस्कस किया है उसमें से कौन कौन से कैटेगरीज आपके लिए सूटेबल हैं और कौन सा कैटेगरी आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, दैट इज़ आप रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरीज आपके लिए सूटेबल होंगे। तो वहाँ पे लार्ज कैप के फंड्स आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं और साथ ही फ्लेक्सी कैप के फंड्स भी आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप के जो फंड्स हैं वहाँ पे एक्सपोजर नहीं ले तो अच्छा है, और अगर लेना भी है तो एक्सपोजर काफ़ी कम रखें। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो सिर्फ ये ध्यान में रखें कि पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह अपना एलोकेशन ले। देखिए, कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन में 10 ईयर्स से भी ज़्यादा है और साथ ही एज भी काफ़ी कम है ना, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स इस तरह का एज है, तो इस तरह का इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं वहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ भी लार्ज कैप में थोड़ा बहुत एक्सपोजर ज़रूर रखें। देखिए, मार्केट सिक्लिकल है, कई बार होगा लार्ज कैप के फंड्स अच्छा करेंगे, कई बार होगा मिड कैप, स्मॉल कैप के फंड्स अच्छा करेंगे, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में बात सही है। देखा गया है कि मिड कैप, स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं वहाँ रिस्क तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी थोड़ा ज़्यादा आता है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप हमेशा ध्यान में रखें, इक्विटी मार्केट कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहा हो, पूरा पैसा इक्विटी में कभी भी नहीं डालें, वो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में किसी को नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, अचानक कोई बड़ा इवेंट होगा और पूरा इक्विटी मार्केट गिर जाता है। इसीलिए ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर पूरा पैसा इक्विटी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, तो बिल्कुल आप 70 to 80% भी इक्विटी में डाल दें, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20 to 30% डेट में ज़रूर रखें। इस बात को आप कभी भी नहीं भूलें। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं जिसे म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि आप लार्ज कैप के इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो किसी भी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सेकंड फंड चाहिए तो वहाँ पे आप किसी फ्लेक्सी कैप फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी जिन भी कैटेगरीज के बारे में मैंने डिस्कस किया ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इन सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के डिटेल्ड वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। दैट इज़, कई बार आप लोग पूछते हैं ना कि लार्ज कैप का बेस्ट फंड कौन है, मिड कैप का बेस्ट फंड कौन है, तो इस तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। सर्च पे जाएं, लार्ज कैप टाइप करें, आपको लार्ज कैप का वीडियो मिल जाएगा। उसी तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी कैटेगरी का अगर आपको वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप वॉच करें, अच्छी तरह से समझें और उसके बाद अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के आधार पे कुछ अच्छे फंड सेलेक्ट करें और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहें और वहाँ से आप बिल्कुल अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे, दैट इज़ शनिवार को शाम में
मैं 8 o'clock to 9 o'clock, 8 PM to 9 PM यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।